दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी क्या पहले भी वैसी ही थी जैसे आज की स्थिति में है? क्या हमारे महाद्वीप, हमारे देश पहले भी उसी स्थिति में थे? क्या उसी अवस्थिति पर लोकेटेड थे जिस अवस्थिति में आज हैं? कभी आपने सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर इतने पर्वत, पठार, मैदान और इतने सारे जो महासागर हैं, सागर हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? आप सब ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आपने सब ने भूगोल पढ़ा होगा। आपने कभी सोचा है कि हमारी जलवायु जो पृथ्वी की थी वो कभी पहले भी वैसी थी जैसी आज है? आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि हमारी पृथ्वी की पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? हम मानव, आपने सब ने सुना है कि मानव की जो विकास है, मानव का विकास वो किससे हुआ? बंदर से हुआ। तो इस विकास का क्रम क्या रहा? कैसे विकसित हुआ मानव? आपने डायनासोर के बारे में सुना है, डायनासोर के विलुप्त होने के बारे में सुना है, तो आपको ये भी विचार आता होगा कि सामूहिक विनाश जो था, जो मास एक्सटिंक्शन थे, वो कितने मास एक्सटिंक्शन हुए? आपने ये भी सोचा होगा कभी कि अगर डायनासोर हमारी पृथ्वी पर थे तो साथ ही साथ और भी कौन कौन से जीव रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ डायनासोर ही तो एक जीव नहीं थे जो हमारी पृथ्वी पर आए, तो कौन कौन से जीव आए होंगे, ये भी आपके मन में विचार आता होगा। इसके अलावा आप सोचते होंगे कि आइस एज, आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, उनमें आइस एज देखा होगा, तो आपने सोचा होगा कितनी आइस एज आज तक आई हैं, कितने हिम काल आज तक आए हैं। अगर आप सब ये सोचते हैं और आपके दिमाग में कहीं भी ऐसे सवाल आते हैं, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। और जिन लोगों ने नहीं सोचा है इस बारे में कभी, वो सोचें, और ना भी सोचें तो आज आपको इस टॉपिक में मैं उन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके सिद्धांतों के बारे में लेक्चर बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको देख सकते हैं, ठीक है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पृथ्वी की उत्पत्ति से आगे बढ़ के हमारा टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। क्या टॉपिक है? जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। इसके को हम बोल सकते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक समय सारणी भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। देखिए, ये टॉपिक जो हमारा है, इस टॉपिक को आज तक हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया है। दिस इज overrated, underrated topic, not overrated, underrated topic। एक्चुअली क्या है कि इसमें से यूपीएससी हो, चाहे हमारे स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कभी कभी रेयरली एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको आप किसी भी बुक में कभी विस्तार में नहीं देखेंगे। आपको एक लिमिटेड नॉलेज मिलेगी इसकी, कोई भी टीचर इसको ज़्यादा पढ़ाता नहीं है। बट दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से सवाल कम आते हैं तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, ये टॉपिक जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास जो टॉपिक है, ये हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। इस टॉपिक का उपयोग हम कहां कहां पे आपको उपयोगी हो सकता है, ठीक है। इसका आप कहां कहां पे संदर्भ देख सकते हैं। देखिए, आप जब पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद की घटनाओं में, आप पर्वतों का निर्माण पढ़ेंगे, आप पठारों का निर्माण पढ़ेंगे, पर्वतों में पाई जाने वाली अलग अलग चट्टानों का संदर्भ आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पढ़ेंगे इसका उपयोग चट्टानों के अंदर खनिज कौन कौन से मिलते हैं, उसमें ये टॉपिक काम आ सकता है आपका। इसके अलावा ये टॉपिक कहाँ काम आ सकता है आपको, आप पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसमें भी ये आपको टॉपिक यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा आप जब जलवायु पढ़ेंगे तो वर्तमान जलवायु और पुरातन जलवायु, इसका एक अच्छे से कंपैरिजन कर पाएंगे। कैसे आज की जलवायु विकसित हुई, इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। जब आप वोल्केनिज्म पढ़ेंगे, ज्वालामुखीता, वहां ये यूजफुल होगा, ठीक है दोस्तों।
इसके अलावा जो पर्वत निर्माणकारी संरचनाएं हमारी हैं, जो पर्वतों का निर्माण किस किस काल में हुआ है, उसमें आप इस टॉपिक का संदर्भ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप कहाँ पढ़ सकते हैं इसका, जब आप महासागर पढ़ेंगे तो महासागर नितल का प्रसार, ओशियनिक फ्लोर स्प्रेडिंग, वहाँ पे आप इस टॉपिक को यूजफुल मान सकते हैं। इसके अलावा जो ओशियनिक हमारी जो फ्लोर है उसके हमारे जो रिलीफ है, ठीक है, महासागरीय नितल की जो संरचनाएं हैं उनके निर्माण का काल जो है उसमें भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप जैव भूगोल पढ़ेंगे, बायोजियोग्राफी पढ़ेंगे, तो बायोजियोग्राफी में आप जैव जो है अलग अलग समय में हुए जीव का जो कालक्रम है उसमें आप इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है कि इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन भले ही ना आए, मगर इसको आप और जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे अदर जो ज्योग्राफी में टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, भूगर्भिक जो इतिहास जो हमारा है, जो पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो जो घटनाएं हुई, उसके बाद जितने भी हमारा जो टाइम निकला है, उस टाइम में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उन सब को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपको इन सब में, चाहे आप इसको जियोमॉर्फोलॉजी ले, क्लाइमेटोलॉजी ले, ओशनोग्राफी ले, बायोजियोग्राफी ले, आपको सब में ये हेल्पफुल होने वाला है। अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, इस पे हम और भी वीडियो लेक्चर बनाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। अच्छा, सबसे पहले ये देखना होगा कि भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये क्या है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऐसा है, इसको हम कह सकते हैं कि यह पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास जो रहा है, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की घटनाओं का कालानुक्रमण निर्धारण करता है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके आज तक जितनी भी जियोलॉजिकल जो इवेंट्स हुए हैं, जो हमारे भूगर्भिक इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं के कालानुक्रमण का निर्धारण करने का काम क्या करता है हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो कह सकते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक समय सारणी, एक ऐसा तंत्र है जो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की घटनाओं का कालानुक्रमण निर्धारण करता है। अच्छा, ये क्या करता है, घटनाओं को समय से संबंधित करता है। ये क्या करता है, इवेंट्स को टाइम से करता है। ये हम कह सकते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज ए सिस्टम दैट डिटरमाइंस, दैट chronological system that determines the geological strata of earth। ठीक है, ये क्या है, एक कैलेंडर है जो क्या करता है, पृथ्वी के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के इवेंट्स को कैलकुलेट करता है, या फिर बोले तो उनका एक टाइम पीरियड डिसाइड करता है। तो ये है हमारी भूगर्भिक समय सारणी या पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी की भूगर्भिक समय सारणी को हम ऐसे पढ़ेंगे। अब इसमें दोस्तों जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है, हमने देखा कि पृथ्वी के जो भूगर्भिक इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का ये क्या निर्धारण कर रहा है, टाइम। अब ये टाइम डिसाइड कैसे किया जाता है, टाइम तो हम बता रहे हैं कि डिसाइड करता है, पर टाइम डिसाइड कैसे किया जाता है। तो टाइम को डिसाइड करने की जो प्रचलित, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है वो है रेडियो मेट्रिक डेटिंग। क्या है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। अब ये क्या होता है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण,
देखिए दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है इस पे कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनमें रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है, रेडियो सक्रियता पाई जाती है। तत्व जो हैं उन तत्वों में क्या पाई जाती है? रेडियो सक्रियता। अब रेडियो सक्रियता क्या होती है? रेडियो सक्रियता का मतलब होता है कि उन तत्वों के अंदर, जो भी तत्व जिनके अंदर कंटिन्यू रेडिएशन होता रहता है, और ये रेडिएशन किस फॉर्म में होता है? फोटोन या एनर्जी की फॉर्म में। फोटोन या एनर्जी की फॉर्म में इन तत्वों में कंटिन्यू रेडिएशन होता रहता है। क्यों? क्योंकि इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो वो न्यूक्लियस कंटिन्यू रेडिएशन करते हैं, और इस रेडिएशन के कारण दोस्तों ये जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं ये तत्व दूसरे तत्वों में परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये क्या होती है? रेडियो सक्रियता। तो हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, और इन रेडियो सक्रिय तत्वों में कंटिन्यू रेडिएशन होता रहता है और ये दूसरे तत्वों में परिवर्तित होते रहते हैं। अच्छा, इन रेडियो सक्रिय जो तत्व हैं इनके परिवर्तन की दर जो है, इन रेडियो सक्रियों के तत्वों के परिवर्तन की जो दर है वह दर भी दोस्तों अलग अलग होती है। ठीक है, इन रेडियो सक्रिय तत्वों के परिवर्तन की दर अलग होती है। तो उसे क्या कहते हैं? आपने नाम सुना है अर्ध आयु। अर्ध आयु, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? तो ये रेडियो सक्रिय तत्व जो हैं उनके आधे द्रव्यमान या आधे अणुओं का दूसरे किसी तत्व में परिवर्तित होने, या इसे कह सकते हैं क्षय होने, डिके होने का जो टाइम टेकिंग है, जो टाइम ये लेते हैं, उसे इसकी हाफ लाइफ या अर्धायु कहा जाता है। समझ गए आप? किसी भी तत्व के आधे अणुओं के परिवर्तित होने या दूसरे तत्व में परिवर्तित होने या उनका क्षरण होने में जितना टाइम लगता है उसे उसकी हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ किन में पाई जाती है? रेडियो सक्रिय तत्वों में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण जो है इसको, रेडियोमेट्रिक डेटिंग को पृथ्वी में जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाने का सबसे बड़ा आधार मानते हैं। अब रेडियोमेट्रिक जो काल निर्धारण है दोस्तों, इसके भी मेनली 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप का रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण होता है। पहला जो आता है इसका टाइप, वो आता है यूरेनियम लैड डेटिंग। कौन सा आता है? यूरेनियम लैड डेटिंग। दूसरा जो इसका सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है वो है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग। और जो तीसरा यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है दोस्तों पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। देखिए, इन सब चीज़ों का माना कि आपको यहाँ पे रिलेवेंस इतना नहीं है, पर आपको ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि पृथ्वी की आयु निर्धारण करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। उसमें 4 ऑप्शंस थे। उसमें फर्स्ट ऑप्शन था यूरेनियम लैड डेटिंग का उपयोग लिया जाता है। दूसरा था उसमें रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, और तीसरा था उसमें जर्मेनियम डेटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें सबसे जो सटीक क्वेश्चन था, क्योंकि वो क्वेश्चन था पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने का। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है उसका मैं मानता हूं कि भूगर्भीय इतिहास की घटनाओं में उपयोग में होता है, पर पृथ्वी के काल निर्धारण में यूरेनियम लैड डेटिंग सबसे ज्यादा यूज में आती है। रेडियो कार्बन डेटिंग उपयोग में नहीं लेते हैं पृथ्वी की आयु के निर्धारण में। अब उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि इसको ही क्यों लेते हैं और इसको क्यों नहीं लेते हैं। तो यूरेनियम लैड डेटिंग जो है उसमें क्या होता है दोस्तों, यूरेनियम 235
या लेते हैं यूरेनियम 238 समस्थानिक। यूरेनियम के दो समस्थानिक, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। ये क्या है? ये एटॉमिक मिनरल भी है, ठीक है। एटॉमिक मिनरल के साथ साथ ये रेडियो एक्टिव तत्व भी होते हैं। इनकी हाफ लाइफ, ये डिके होकर के किसमें कन्वर्ट होते हैं? लैड में, ठीक है। ये दोस्तों कन्वर्ट होके किसमें? लैड में कन्वर्ट होते हैं। और इस लैड में कन्वर्ट होने की इनकी जो दर है वो किससे निर्धारित होती है? इनकी हाफ लाइफ से। तो यूरेनियम 235 जो है इसकी हाफ लाइफ होती है दोस्तों लगभग 70 करोड़ वर्ष, और यूरेनियम 238 जो है इसकी हाफ लाइफ होती है 4.47 अरब वर्ष। अब आप समझ सकते हैं कि इससे हम पृथ्वी का निर्धारण, पृथ्वी की आयु का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। 4.47 4.47 अरब वर्ष। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4.47 अरब वर्ष में यूरेनियम 238 के तत्व के आधे जो अणु हैं या आधा द्रव्यमान है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लेड में। और इस तरह हम जब किसी चट्टान के अंदर, ठीक है, किसके अंदर? किसी चट्टान के अंदर या किसी, देखिए भूगर्भिक जो समय निर्धारण जो किया जाता है उसमें हम या तो चट्टानों का अध्ययन करते हैं या जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। तो चट्टान और जीवाश्म के अध्ययन से ही हमें पता चलता है कि ये किस काल में बना था, ठीक है। तो आधी जो हाफ लाइफ जो हम बोल रहे हैं, हाफ लाइफ यूरेनियम 238 4.47 अरब वर्ष में इसके आधे जो अणु हैं वो लेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि आधे अणुओं का क्या हो जाएगा? क्षरण हो जाएगा, डिके हो जाएगा। जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें बदल जाएंगे, तो हम इसका अनुपात देख करके लेड और किसका? यूरेनियम 238 का किसी चट्टान में अनुपात देख करके हम उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो है डिके होने की जो एक दर है वो फिक्स होती है। हर रेडियो सक्रिय तत्व की डिके होने की दर फिक्स होती है कि इतने टाइम में इतना डिके होगा, तभी तो हमें इसकी अर्धायु पता है। तो ये हम इससे पता लगाते हैं। तो अब पृथ्वी की आयु हम मानते हैं 4.54 अरब वर्ष पूर्व। तो दोस्तों इतने लंबे समय का निर्धारण करने के लिए हमें यूरेनियम लेड डेटिंग की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम इसका उपयोग, यूरेनियम लेड डेटिंग का उपयोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में करते हैं, ठीक है। तो चाहे कितनी भी पुरानी चट्टान रही हो, कितनी भी पुरानी चट्टान रही हो, उस चट्टान की आयु का पता जो है हम इससे यूरेनियम लेड डेटिंग से कर सकते हैं। ठीक है। अब इसलिए माना जाता है कि 10 लाख वर्ष से लेकर और 4.5 अरब वर्ष तक की जितनी भी चट्टानें हैं उन चट्टानों के रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण में हम किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम लेड डेटिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो है, इसके आइसोटोप्स जो हैं, इसके जो समस्थानिक है यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, उनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है। यूरेनियम 238 की होती है 4.47 एंड यूरेनियम 235 की होती है 70 करोड़ वर्ष, ठीक है। तो ये होगी, तो इसलिए यूरेनियम लेड डेटिंग का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा है रेडियो कार्बन डेटिंग। दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग जो है, इसके अंदर कार्बन 14 जो इसका आइसोटोप है, इस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। कार्बन 14 जो आइसोटोप है, इसके क्षरण होने की जो दर है वो क्या है? फिक्स। और किस दर से ये किसी चट्टान के अंदर क्षय होगा, इसके आधार पर रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो की जाती है। और इसकी जो दोस्तों हाफ लाइफ होती है वो होती है 5730 वर्ष। कितनी होती है? 5730 वर्ष। यानी कि इसके जो आधे जो अणु हैं, जो इसका आधे अणु हैं वो 5730 वर्ष में
किसी भी चट्टान में आधे रह जाएंगे। तो कोई भी चट्टान लें या हम ले कोई भी कार्बनिक जीवाश्म, जितने भी कार्बनिक जीवाश्म हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 5730 वर्ष में हमारी ये चट्टान और या कार्बनिक जीवाश्म में कार्बन आइसोटोप 14 की जो मात्रा है वो आधी रह जाती है। तो इसे रेडियो कार्बन डेटिंग में उपयोग करते हैं। अब दोस्तों इस आधार पे मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊं कि अपन आइडिया लें कि कितना कैसे क्षय होगा। देखिए, माना कार्बन में 100% है किसी जीवाश्म में, तो वो 5730 वर्ष में 5730 वर्ष में कितना रह जाएगा उस जीवाश्म में? 50%। अब इन 50% का आधा मतलब 25% इसका डिके होगा 5730 वर्ष में, नेक्स्ट 5730 ईयर्स में। यानी टोटल कितना हो गया? 75%। 50% पहले गया और 25% अब गया। अब जो नेक्स्ट जो हमारे जो 5730 ईयर्स आएंगे 5730 वर्ष में, इसका 50%, इसका 25% का आधा। माना पहले 100 अणु थे तो 100 में से कितने रह गए? 50, और 50 का आधा मतलब 25 अगले 5730 वर्ष के। अब 25 का आधा यानी कि 12.5, 12.5, ये कब गए? 5730 वर्ष में। तो कितने हो गए? 5730, 5730, 5730। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अगला क्या जाएगा? 6.25, यानी टोटल हमारे 4 इवेंट्स में कितना गया? 93.75% अणु हमारे डिके हो गए। तो इस आधार पे इस रेडियो कार्बन डेटिंग जो है इसका उपयोग कर, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग कर हम जीवाश्म और चट्टानों की आयु का पता लगाते हैं। मगर हम इसका जो पता है वो 60,000 वर्ष तक की ही चट्टानों और जीवाश्म का पता लगाते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा, मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया था कि पृथ्वी की आयु के निर्धारण में ये भी उस ऑप्शन में था, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस में ये भी था, पर इसको टिक क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि ये सिर्फ 60,000 वर्ष तक के जीवाश्म या चट्टानों की आयु का पता लगा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव कार्बन 14 आइसोटोप की वो कम होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमारी तीसरी जो टेक्निक आती है जिसे हम कहते हैं पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। ये उस ऑप्शन में हालांकि क्वेश्चन के में नहीं थी, और इसको भी हम पृथ्वी की आयु के निर्धारण में उपयोग कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम का जो 14 आइसोटोप है, K14 आइसोटोप, ये ऑर्गन जो है उसके 40 आइसोटोप में कन्वर्ट होता है एक फिक्स समय में। और किसी भी चट्टान में उस पोटेशियम और ऑर्गन का अनुपात ज्ञात करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्या एज का रहा होगा। देखिए दोस्तों, पोटेशियम और आर्गन जो है इसकी जो पोटेशियम जो है इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो होती है लगभग 1251 अरब वर्ष। कितनी होती है? 1251 अरब वर्ष। ठीक है दोस्तों, बिलियन ईयर्स। तो रेडियोमेट्रिक, अब क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी की आयु या पृथ्वी पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिसाइड करने में पृथ्वी की अलग अलग परतों, चट्टानों, जीवाश्मों, इनके अंदर जितने भी जीवाश्म वगैरह इनके अंदर आयु निर्धारण करने के लिए हम किस तकनीक का उपयोग करते हैं, तो आप इन तीनों का नाम ले सकते हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के 3 टाइप मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ये हमारी, अब इसका यूज क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हम पढ़ते हैं दोस्तों,
इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल का हम यूज क्या करते हैं। तो दोस्तों यूज तो देखिए क्या है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हम पढ़ रहे हैं, इससे हमने पहले बताया हमको हर समय में हर काल में हुई घटनाओं का एक अंदाजा लग जाता है कि ये घटना कब घटित हुई थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक जिसे कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम आगे पढ़ेंगे कि दोस्तों पृथ्वी जो है हमारी, उसकी आयु क्या मानी है हमने पृथ्वी की आयु मानी है 4.54 अरब वर्ष या बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो पृथ्वी की आयु 4.54 अरब वर्ष मानी गई है। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि प्लस माइनस 0.05 अरब वर्ष का एक टाइम जो है वो कम ज्यादा हो सकता है। देखो एग्जैक्ट तो डेटिंग हो नहीं सकती, जितनी भी मैंने आपको रेडियोमेट्रिक डेटिंग बताई थी उनमें 1 से 2%, किसी में 2 से 4% तक का जो एक्यूरेसी जो रहती है ना वो डिफरेंस करती है कि जो हम जिस चीज का टाइम स्केल जो देख रहे हैं, टाइम जो डिसाइड कर रहे हैं, क्रोनोलॉजी डिसाइड कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरवल, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक्यूरेसी डिस्टर्ब होती है। तो उस आधार पे हम मानते हैं कि 0.05 जो अरब वर्ष है इसका इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। इसलिए आपको कुछ बुक्स में ये मिलेगा, आपको 4.5 अरब वर्ष भी मिल सकता है और कहीं कहीं ये 4.6 अरब वर्ष भी मिल सकता है। तो ये दोनों ही माने जाते हैं अगर ऐसे माने तो, यानी 0.05 अरब वर्ष का मतलब हो गया लगभग आपका कितना हो गया 5 करोड़ वर्ष। तो 5 करोड़ वर्ष का बहुत लंबा टाइम है, बट इसका हम डिफरेंस रहता है इसमें थोड़ा सा। तो ये हम देखेंगे पृथ्वी की आयु का। अब देखिए दोस्तों जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो डिसाइड करते हैं हम, तो इसको डिसाइड करने के लिए देखिए किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको उसके यूनिट्स और उसके सेगमेंट्स जो हैं वो आने चाहिए। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के जो हमारे जो सेगमेंट्स जो हैं, जिनमें हम सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं, इसकी जो यूनिट्स जो हम डिवाइड करते हैं, उस यूनिट्स में हम सबसे पहले जो पढ़ लेते हैं वो लेते हैं हमारे ईओन। इसकी जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है ईओन, और इसको हिंदी में बोलते हैं महाकल्प। क्या बोलते हैं? महाकल्प। ईओन, ईओन्स जो हैं इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है इनसे छोटी यूनिट में, और वो है एरा, और जिनको हिंदी में बोलते हैं कल्प। ठीक है दोस्तों, और एरा को फिर इससे छोटी यूनिट में जो डिवाइड करते हैं वो है पीरियड। और पीरियड जो है इसको हिंदी में बोलते हैं युग। पीरियड से छोटी जो यूनिट है, पीरियड्स को आगे डिवाइड करते हैं, किस में डिवाइड करते हैं? इपॉच। इपॉच में डिवाइड करते हैं। इपॉच को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों शक। ठीक है, इपॉच को भी आगे डिवाइड किया गया है, हालांकि हम इसका ज्यादा अध्ययन जो है वो इतने छोटी यूनिट्स में नहीं करेंगे, मगर इनको फिर आगे एजेज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे बड़ी यूनिट हमारी क्या है? ईओन है। ईओन को आगे डिवाइड किया गया है एरा में, एरा को आगे डिवाइड किया गया है पीरियड्स में, पीरियड्स को आगे डिवाइड किया गया है इपॉच में, और इपॉच को आगे डिवाइड किया गया है दोस्तों एज में। यानी दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट, और नीचे आते आते हमारी ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट। या हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट टाइम प्लान है, टाइम पीरियड है, और ये हमारा शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड है। ठीक है दोस्तों, तो ईओन, एरा, पीरियड, इपॉच और एजेज, ये हमारा
एक क्रोनोलॉजी जो चली आ रही है, ये हमारा जो एक सीरियल है डिवाइडेशन का वो है। अब देखिए इयॉन जो है वो हमारे कितने इयॉन आज तक हुए हैं, टोटल जो इयॉन हमने जो डिवाइड किए हैं वो हैं 4, टोटल 4 इयॉन हुए हैं, ठीक है। और हम इन चारों इयॉन को पढ़ने वाले हैं। जो हमारे एरा अब तक जो माने गए हैं, टोटल जो एरा माने गए हैं वो एरा हमारे हुए हैं 10 टोटल एरा हुए हैं। इनमें से कुछ जो इयॉन के एरा जो हैं वो हमारे पढ़ाई में इतना रिलेवेंट नहीं होंगे, इतना ज़्यादा उनका टाइम नहीं होगा कि हम 10 में से इनमें 3 जो एरा हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पैलेओजोइक इयॉन के होंगे, मैं बताऊंगा आपको आगे। इसके अलावा जो आज तक जो टोटल पीरियड हुए हैं वो हुए हैं दोस्तों 22 पीरियड्स, और इनमें से हम 12 पीरियड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टोटल 12। और जो इपॉच आज तक हुए हैं वो टोटल इसको जो क्लासिफाइज किया गया है वो 33 इपॉच हुए हैं। उन 33 इपॉच में से ओनली 7 इपॉच जो है जो हमारे सिनोजोइक एरा के हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, हम उनको पढ़ेंगे। एज में बहुत छोटा क्लासिफिकेशन है, इसको हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस आगे के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें मैं इसको आपको डिटेल में एक एक इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉच जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मेजर जो हमारे इवेंट्स हुए हैं उन सब को हम क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लासिफिकेशन ट्री। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिए मैं आपको एक क्लासिफिकेशन ट्री बना देता हूं। इस क्लासिफिकेशन ट्री से हम ये समझेंगे कि किस इयॉन को, किस एरा, किस पीरियड, किस इपॉच को आगे डिवाइड किया गया है और उनका टाइम पीरियड क्या क्या रहा है, ठीक है। इसके बाद हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम मानते हैं, सबसे पहले जो हम इयॉन डिसाइड करते हैं, उन इयॉन्स में हमारा सबसे पहला जो इयॉन आता है दोस्तों वो है हेडियन। कौन सा आता है? हेडियन इयॉन, ठीक है दोस्तों। हेडियन के बाद हमारा आता है आर्कियन, आर्कियन के बाद हमारा जो तीसरा जो हमारा इयॉन आता है जिसे महाकल्प कहते हैं, तीसरा जो हमारा महाकल्प है, तीसरा महाकल्प है हमारा वो है प्रोटेरोजोइक। क्या है? प्रोटेरोजोइक। और जो हमारा चौथा जो महाकल्प है वो है फेनेरोजोइक। ठीक है दोस्तों, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। अब आप सोचेंगे कि इसको याद कैसे रखें, तो इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। छोटी सी ट्रिक है, फालतू सी है बट आप कर लीजिए। देखिए क्या है इसका, हेड एक में प्रोटीन पहने। ये याद रख लीजिए, हेडक में प्रोटीन पहने। हेडक मतलब हो गया आपका हेडियन, क्या हेडियन हो गया, ये आपका पहला हो गया। एक मतलब आर्कियन, आपको याद आएगा हेडक में प्रोटीन पहने, हेडक में प्रोटीन पहने, तो एक मतलब हो गया आर्कियन, प्रोटीन मतलब हो गया हमारा प्रोटेरोजोइक, और पहने मतलब हो गया हमारा फेनेरोजोइक। पहने फेनेरोजोइक, प्रोटीन प्रोटेरोजोइक, एक हेडक, एक आर्कियन और हेडियन। तो ये चार हमारे जो इयॉन हुए हैं, महाकल्प हुए हैं, इनको आप
इस शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। हैडक में प्रोटीन पहने, हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक और फेनोजोइक। ठीक है दोस्तों, तो ये शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपको यूजफुल हो सकती है। कहीं से लिया नहीं है, मैंने बनाया है आपके लिए ताकि आपको याद करना आसान हो जाए, और रटने वाली कोई चीज़ है भी नहीं। देखिए ये ऐसा माना जाता है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब पढ़ते हैं तो हमें किसी को भी याद नहीं होता, रटना पड़ता है, इसका टाइम रटना पड़ता है, इसका क्रोनोलॉजी रटनी पड़ती है। आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, सीधा सा मैंने बता दिया हैडक में प्रोटीन पहने, तो आपको ये चारों का टाइम पीरियड पता चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, डेट याद रखने मतलब हम इसका एक जो टाइम जो याद रखेंगे, उस टाइम याद रखने का भी आपको एक तरीका बता देता हूँ। क्या करना है, हम क्या करते हैं कि इसका अलग अलग टाइम जो डिसाइड करते हैं वो अलग टाइम याद करते हैं। हमें याद नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि हमारी पृथ्वी जब उत्पन्न हुई उसका हमने क्या माना है, 4.54 अरब या बिलियन ईयर्स अगो माना है। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति की जो हुई उसमें सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, हमारा हेडियन। तो हेडियन को स्टार्ट करने के लिए हम मानेंगे इसकी स्टार्टिंग को याद रख लेते हैं, 4.54 अरब। ठीक है, ये याद रख लीजिए 4.54 अरब। इसकी भी हमको क्या याद रखनी है, स्टार्टिंग। देखिए स्टार्टिंग याद रखेंगे तो इसकी स्टार्टिंग क्या है, 4 अरब। इसकी स्टार्टिंग भी हम याद रखेंगे, इसकी स्टार्टिंग क्या है, 2.5 अरब। और फेनेरोजोइक की जो हम स्टार्टिंग याद रखेंगे वो है 54 करोड़ या ठीक है 540 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है दोस्तों, और ये 2.5 बिलियन ईयर्स, ये 4 बिलियन ईयर्स एंड ये 4.54 बिलियन ईयर्स। अब देखिए हम कहें कि हेडियन के बाद आर्कियन स्टार्ट हुआ, हमने याद कर लिया हैडक में प्रोटीन पहने, तो 4.54 ईयर्स एगो जब ये स्टार्ट हुआ है और आर्कियन 4 ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ है, तो इसकी स्टार्टिंग इसकी क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। यानी कि ये कब एंड हुआ, 4 अरब वर्ष पूर्व। अब 4 अरब हमको यहाँ याद रखना है, हमको याद रखना है 5.54, 4, 2.5 और 54 करोड़। ठीक है, अब ये 4 अरब वर्ष पूर्व ये स्टार्ट हुआ है आर्कियन, और प्रोटेरोजोइक कब स्टार्ट हुआ है, 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये हमारा कब हो जाएगा, 2.5 अरब पे ये क्या हो जाएगा, हमारा एंड हो जाएगा आर्कियन। प्रोटेरोजोइक हमारा कब स्टार्ट हुआ है, 2.5 अरब पे। तो फेनेरोजोइक स्टार्ट हुआ है 54 करोड़ 54 करोड़ पे, तो ये कब खत्म हो जाएगा, हमारा 54 करोड़ पे। ये महाकल्प खत्म हो गया। तो प्रोटेरोजोइक महाकल्प 2.54। और दोस्तों फेनेरोजोइक जो है वो हमारा सबसे नया, सबसे रिसेंट महाकल्प है। तो टाइम पीरियड आपको याद हो गया, 4.54 याद रखें, 4, 2.5 एंड 54 करोड़। तो दूसरे का जो स्टार्टिंग है वो पहले की एंडिंग हो जाएगी, इसकी स्टार्टिंग इसकी एंडिंग हो जाएगी, इसकी स्टार्टिंग इसकी एंडिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें थोड़ा बहुत वैरी जो है वो करता था ये, बट एक आइडियल जो माना गया है वो ये माना गया है महाकल्प का। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे महाकल्प, 4 महाकल्प। दोस्तों इसके बारे में मैं कुछ फैक्ट आपको बता दूं कि जो हमारा हेडियन जो रहा है, ये हेडियन हमारे टोटल जो भूगर्भिक इतिहास, देखिए हर यूनिट अपने आप में 100% है, हमारा भूगर्भिक इतिहास को हम टोटल यूनिट एक 100% माने, तो हमारे जो भूगर्भिक इतिहास का टोटल जो है 13%, 13% जो टाइम है वो किसने लिया है, हेडियन ने। तो हेडियन जो काल रहा है वो हमारे टोटल टाइम पीरियड जो आज तक हुआ है उसका 13% जो है वो हेडियन ने लिया है, हेडियन महाकल्प में रहा है। ठीक है, जो आर्कियन जो महाकल्प है उसने टोटल जियोलॉजिकल टाइम का 23% जो है वो किसने लिया है, आर्कियन ने। तो आर्कियन जो हमारा टाइम जो हमारा जो इयोन है, महाकल्प है, वो पूरे भूगर्भिक इतिहास के 23% 23% टाइम में कंप्लीट हुआ है।
तीसरा हमारा प्रोटेरोजोइक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि अब तक का सबसे बड़ा जो हमारा महाकल्प या इयोन है वो कौन सा रहा है जिसमें भूगर्भिक इतिहास का सबसे ज्यादा समय लिया है, तो वो है प्रोटेरोजोइक, 42%। तो कहें तो टोटल 88% टाइम जो है वो हमारे इन तीनों ने लिया है। और इन तीनों को हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक महाकल्प, इन तीनों को मिला के बोला जाता है प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन। क्या बोला जाता है? प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन। ये एक नई टर्म निकल के आती है। प्री कैम्ब्रियन क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारा जो फेनोरोजोइक इयोन है, इस इयोन के एरा, कौन सा एरा? जो हमारा पैलियोजोइक एरा आएगा, इसका पहला जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है कैम्ब्रियन से। कैम्ब्रियन हमारा पहला पीरियड आएगा जो 54 करोड़ वर्ष पूर्व पे प्रारंभ होगा। तो इससे पहले फेनोरोजोइक की स्टार्टिंग जो है वो कैम्ब्रियन से होगी। कैम्ब्रियन से पहले जो भी चीजें, जो भी पूरा टाइम रहा है, उस पूरे टाइम को हमने कैम्ब्रियन पूर्व एक अति महाकल्प नाम दिया है, सुपर इयोन। कैम्ब्रियन पूर्व अति महाकल्प, सुपर इयोन, प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन। तो ये कितना टाइम लिया हमारा? पूरे जियोलॉजिकल हिस्ट्री का 88% जो है वो प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन ने लिया है। तो हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, हेडक, प्रोटीन, ये तीनों ने मिलके प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन बना है जो 88% लिया है। बचा कितना टाइम हमारे पास? 12% जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री का बचा, और ये हमारे फेनोरोजोइक इयोन ने लिया है। ठीक है, तो 13, 23, 42 एंड 12, ये चार हमारे इयोन ने टाइम लिया है। ठीक है, इस पे अब क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में सबसे बड़ा इयोन कौन सा है? तो वो होगा हमारा प्रोटेरोजोइक। सबसे ज्यादा टाइम देखिए 2.54 से 51, अराउंड 2 अरब 2 बिलियन ईयर्स का टाइम जो है उसको इसको कंप्लीट होने में लगा था। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ये आपको मैंने इनका क्लासिफिकेशन बता दिया है। अब इसको हम आगे जो डिवाइड करेंगे, छोटे पार्ट्स में जो हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, उसको मैं आपको बताता चलता हूं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, कैमरे को भी हटाते हैं। अब इसके बाद हम इनको डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया था इयोन को किस में डिवाइड करते हैं? एरा में। ठीक है, महाकल्प को किस में डिवाइड करते हैं? कल्प में। अब देखिए, जो हमारा हेडियन जो महाकल्प है, हेडियन महाकल्प जो है उसमें इतने कोई डिसाइसिव देखें कि इतना कोई सेपरेट इवेंट्स इतना दिखाई नहीं देते कि हम उनका एग्जैक्ट काल निर्धारण अलग अलग टाइम में कर सकें। तो इसलिए हेडियन को देखें तो हेडियन को किसी भी एरा में डिवाइड नहीं किया गया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, मगर आर्कियन को हमारे को जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 4 एरा में डिवाइड किया गया है। हालांकि हम इसको जब पढ़ेंगे तो एज ए सिंगल यूनिटी ही पढ़ेंगे, हम इसके एरा को अलग अलग पार्ट्स में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं होगा। तो आर्कियन जो है उसको आगे 4 में डिवाइड किया गया है। मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ज़्यादा हमें इसका टाइम भी नहीं देखना है। तो इसको जो डिसाइड किया गया है वो किया गया है ईओ आर्कियन में। ठीक है, ईओ आर्कियन, ठीक है, ईओ आर्कियन में डिसाइड किया है। दूसरा है पेलियो आर्कियन। तीसरा जो आता है हमारा वो आता है मेसो आर्कियन, और चौथा आता है हमारा नियो आर्कियन। इन 4 एरा में इसको भी डिवाइड किया गया है आर्कियन को, जो हमारा 4 अरब वर्ष पूर्व से 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक चला था। ठीक है, तो ये मतलब क्या हो गया? पेलियो मतलब पूरा, ईओ मतलब अति पुरातन, पुरातन, या फिर हम कह सकते हैं मध्य, और ये कह सकते हैं हम न्यू, नया। ठीक है, तो न्यू, मिड, अर्ली एंड पुरातन, अति पुरातन। ठीक है, तो इन 4 में इसको
4 किसमें डिवाइड किया गया है, एरा में। किसको डिवाइड किया गया है, आर्कियन को। हमारा जो प्रोटेरोजोइक है, इस प्रोटेरोजोइक को भी 3 एरा में डिवाइड किया गया है। हालांकि हमको इनके टाइम और इनकी घटनाएं अलग अलग नहीं पढ़नी, हमको एक सिंगल यूनिट में ही इन तीनों को पढ़ना है, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक को पढ़ना है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इनको भी किसमें डिवाइड किया गया है, पेलियो प्रोटेरोजोइक, ठीक है, मेसो या मिड प्रोटेरोजोइक, ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, नियो प्रोटेरोजोइक। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारा 1, 2 और 3। मैंने आपको बताया था टोटल 10 एरा, टोटल 10 कल्प हुए हैं हमारे। तो इनमें 4 कल्प जो हमने डिवाइड किए हैं वो आर्कियन के, 3 हमारे प्रोटेरोजोइक के, और फेनोरोजोइक जो हमारा है, इसके जो एरा हैं, इसके जो कल्प हैं वो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके जो इयोन हैं, इस इयोन के जो एरा हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो फेनेरोजोइक है, इस फेनेरोजोइक को आगे हम डिवाइड करते हैं किसमें, एरा में, कल्प में, ठीक है। तो हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, फेनेरोजोइक। हेडियन जिसके हमने कोई एरा डिवाइड नहीं किए हैं, आर्कियन के हमने किए हैं 3, ईओ, पेलियो, मेसो और नियो। इसी तरह प्रोटेरोजोइक के किए हमने पेलियो, मेसो और नियो, 3 इसके एरा हो गए। अब जो इसके कल्प जो हम ले रहे हैं फेनेरोजोइक के, उनको हम 3 इसके टोटल ले सकते हैं। इसको कहें सी, इसको कहें डी, इसको कहें ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है। तो अब इसके एरा जो हैं, हमारा जो पहला एरा है, ये दूसरा एरा और ये तीसरा एरा जो हम लेंगे, ठीक है। इसमें आता है पेलियो, वही पुराना। दोस्तों मैं आपको इसका एक नाम और बताता हूं, हिंदी में इसको बोलते हैं कुछ प्राग जीवी, कुछ जगह पैलियोजोइक, प्रोटेरोजोइक को प्रागजीवी महाकल्प बोला जाता है हिंदी में, और फेनेरोजोइक को बोला जाता है दृश्यजीवी महाकल्प। कहीं ऐसा हिंदी में लिखा है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता देता हूं। इसको प्रागजीवी, इसको दृश्यजीवी, और प्री कैम्ब्रियन को कैम्ब्रियन, पूर्व सुपरइयन, ठीक है। अब जो हमारे तीनों जो ये हैं, इसमें है पेलियोजोइक, दूसरा है मेसोजोइक, ठीक है, और तीसरा है सिनोजोइक। ठीक है, पेलियो का मतलब होता है पुरातन, ओल्ड, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, पेलियो का मतलब होता है, पेलियो एरा है हमारा, पेलियो मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ओल्ड। और जोइक जो है ये किससे बना है, ग्रीक वर्ड जून से, इसका मतलब होता है लाइफ। तो ये क्या हो गया, पेलियोजोइक हमारा, इसको बोल सकते हैं हम ओल्ड लाइफ। और इसको हिंदी जो है उसमें देखो, ये दृश्यजीवी जो है ना महाकल्प, उस दृश्यजीवी महाकल्प के कल्प हैं, ठीक है। तो इसको हम जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुराजीवी, हिंदी में बोलेंगे इसको ओल्ड लाइफ या पुराजीवी कल्प। मेसो का मतलब होता है मध्य, मेसो मतलब होता है मिडल, और जून का मतलब होता है लाइफ। तो इससे क्या बोलेंगे, मिडल लाइफ या फिर मिड लाइफ, या बोलें इसको मध्यजीवी कल्प, ठीक है। और जो सिनोजोइक है, इसका मतलब है, सेनो का मतलब है दोस्तों न्यू, सेनो का मतलब होता है न्यू
या बोल सकते हैं रिसेंट, और जून का मतलब लाइफ, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यू लाइफ। इंग्लिश में ये है न्यू लाइफ, और हिंदी में इसको बोलेंगे पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी। नवजीवी बोलेंगे इसको, पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी, या फिर इसको बोलेंगे नूतन जीवी। ठीक है दोस्तों, तो पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। अब देखिए, हमने इसकी स्टार्टिंग जो है महाकल्प फेनरोजोइक की ये मानी है 54 करोड़ वर्ष पूर्व से आज तक। अब इनका हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक का, तो हमको टाइम पीरियड में, मैंने आपको बताया सिर्फ फर्स्ट याद रखिए, सेकंड जो है उसकी स्टार्टिंग फर्स्ट की एंडिंग हो जाएगी, तो इसका हम मानते हैं 54 करोड़ वर्ष। ठीक है, 54 करोड़। मेसोजोइक का जो मानते हैं वो है 25.2 करोड़ वर्ष। ठीक है, और सेनोजोइक का जो मानते हैं वो है 6.6 करोड़ वर्ष। ठीक है, तो क्या हुआ, 54 करोड़ इसकी स्टार्टिंग, 25.2 इसकी स्टार्टिंग, 6.6 करोड़ इसकी स्टार्टिंग, तो इसकी एंडिंग क्या, इसकी एंडिंग 25.2 करोड़। ठीक है, तो मध्यजीवी स्टार्ट जो हो रहा है मेसोजोइक, मेसोजोइक 25.2 पे हो रहा है, सेनोजोइक हो रहा है 6.6 पे, तो इसकी एंडिंग क्या, 6.6 करोड़ वर्ष। और हमारी न्यू लाइफ सीनोजोइक, नूतन जीवी जिसे बोलते हैं, वो 6.6 करोड़ वर्ष से आज तक। बताइए, अब रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ 3 डेटा याद रखने हैं, 55, 54, 25.2 और 6.6। आपको तीनों का टाइम पीरियड याद हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट टाइम याद हमको नहीं रखना होता है, बट कई जियोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में जब हमारे क्वेश्चन आते हैं तो हमें एक आइडिया रहता है कि ये टाइम जब हम ले रहे हैं तो ये किस काल में रहा होगा। ठीक है, जैसे आगे कोई क्वेश्चन पूछता है हमसे कि प्रथम एक कोशिकीय जीव कब आया, या हमसे पूछे प्रथम बहुकोशिकीय जीव कब आया, या हमके स्थल पर पादप की उत्पत्ति कब हुई, तो अब उसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पूछा जाएगा, पर अगर टाइम कहीं आपको दिखा हुआ मिल जाए तो आप उससे आइडिया लगा पाएंगे कि हम किस इयॉन या किस एरा या किस इपॉच या पीरियड की बात कर रहे हैं, एक आइडिया आपको रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ तक का क्लासिफिकेशन हो गया, एरा तक का क्लासिफिकेशन हो गया। अब इन एरा को हमने बताया, फोर्थ जो हमारी जो यूनिट या सेगमेंट होता है क्लासिफिकेशन, वो आता है इपॉच। इपॉच यानी क्या है, हमारा इयॉन हो गए हमारे, इयॉन के बाद हमने एरा पढ़ दिया। अब हमारा थर्ड आ रहा है अभी दोस्तों, थर्ड जो हमारा आ रहा है वो है पीरियड या युग। ठीक है, अब इनको हम फर्दर पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। तो पीरियड्स में मैं यही इसको डिवाइड करने से पहले मैं ऊपर का मैटर हटा देता हूं, जिससे हमारे पास थोड़ी जगह हो जाएगी। पीरियड्स में हम इसको डिवाइड आगे करेंगे, किसको, हमारे जितने भी हमने एरा लिए हैं इन एरा को हम पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब एक एक का हम नंबर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो एरा जो हमें पढ़ना है वो है हमारे दोस्तों, हमने लिया है फेनेरोजोइक, हम फेनेरोजोइक इयॉन के फर्स्ट, फेनेरोजोइक इयॉन के फर्स्ट एरा पैलियोजोइक की बात करेंगे हम। और इसका हमने टाइम पीरियड क्या लिया था, 54 करोड़ से 25.2 करोड़ वर्ष तक। ठीक है, और ये तो हमारा पैलियोजोइक हो गया। इसके साथ ही हम ले लेते हैं मेसोजोइक को भी। ठीक है, इनको हम लेते हैं, चलिए इसको ऐसे कर देता हूं मैं।
तीनों का मैं यहीं पे क्लासिफिकेशन बना देता हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा पैलियोजोइक एरा। ये हमारा हो गया मेसोजोइक एरा। और ये हमारा हो गया सेनोजोइक एरा। ठीक है, अब इसमें हमने लिया 54 से 25.2 करोड़। ये हमने लिया 25.2 करोड़ से 6.6 करोड़। और ये हमारा सबसे नया एरा है 6.6 करोड़ से आज तक। ठीक है, अब फर्दर हम इनको डिवाइड करते हैं किसमें? फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं पीरियड्स में। ठीक है, इसको भी हम पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। और इसको भी हम पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पीरियड्स में हम जो डिवाइड कर रहे हैं तो इसके पैलियोजोइक के और मेसोजोइक के पीरियड को याद करने के लिए मैं आपको इसका पहले लिख देता हूं कि कौन कौन से पीरियड्स आज तक बने हैं, कौन कौन से पैलियोजोइक एरा के हमने बना है। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि कैम्ब्रियन। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फेनोरोजोइक का जो कैम्ब्रियन स्टार्ट होगा, सबसे पहला पीरियड, उससे पहले का जो भी टाइम होगा जिसमें हम हीडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक इयोन को शामिल कर रहे थे, वो पूरा प्री कैम्ब्रियन एरा था, यानी कैम्ब्रियन से पहले का। तो पहला हमारा जो इसमें होगा वो होगा कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के बाद जो हमारा आता है वो है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन के बाद हमारा आता है इसमें सिलूरियन। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन पीरियड। डी हमारा जो चौथा इसमें आता है वो है डिवोनियन। और ई आता है हमारा कार्बोनिफेरस। और जो सिक्स्थ जो हमारा है वो है दोस्तों पर्मियन। ठीक है, तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये हमारे इसमें 6 पीरियड है। मैं अभी आपको इनको याद रखने की ट्रिक बताऊंगा, पहले आप इसके और पीरियड्स को देख लीजिए। मेसोजोइक में जो पीरियड आते हैं वो आता है सबसे पहला ट्रायसिक, बी आता है हमारा जुरासिक, ये सबसे ज्यादा नाम सुना होगा आपने, जुरासिक पार्क मूवी भी देखी होगी आपने हॉलीवुड की। और जुरासिक के बाद हमारा आता है ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ठीक है, 3 पीरियड हमारे मेसोजोइक इरा के हैं। और सेनोजोइक इरा जो है हमारा, इसके पीरियड्स को 2 में बांटा गया। एक तो होता है टर्शियरी पीरियड और बी है हमारा क्वाटरनरी पीरियड। ठीक है दोस्तों, तो पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक, इन तीनों के हमने टोटल जो पीरियड्स हैं वो बता दिए। किसके? 6 तो हैं हमारे पैलियोजोइक के, 3 हमारे मेसोजोइक के और 2 हमारे सेनोजोइक के, टर्शियरी, क्वाटरनरी। अच्छा, सेनोजोइक का जो टर्शियरी पीरियड है
इस टर्शियरी पीरियड को सिनोजोइक को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हालांकि उनको भी पीरियड ही माना जाता है, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ हम डिवाइड करके इपॉच पे आ गए हैं, वो पीरियड ही है, पर टर्शियरी पीरियड को 2 अलग अलग टाइम के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, इसको बोला गया है पेलियोजीन पीरियड, ये भी पीरियड है, और नियोजीन पीरियड। ठीक है दोस्तों, पेलियोजीन और नियोजीन पीरियड। तो टोटल माने हम, तो हमारे कितने पीरियड हो गए? 6, 3, 9 और 3, 12। तो हमें इन 12 पीरियड्स को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जो ट्रिक मैंने बनाई है वो ट्रिक मैं आपको बताता हूं इसको याद रखने के लिए। ठीक है, ट्रिक है हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रख सकते हैं। हिंदी में नहीं लिख के मैं इंग्लिश में लिखूं, दोनों मिक्स करते हैं। कैमरा से ऑर्डर कर शीलू ने, कैमरा से ऑर्डर कर शीलू ने देव की कार के, देव की कार, देव की कार पर ट्रायल का जुगाड़ कर क्रेटा खरीदी। कैमरा से ऑर्डर कर शीलू ने देव की कार पर ट्रायल का जुगाड़ कर क्रेटा खरीदी। तो इसमें हमारे पूरे 9 जो हमारे पीरियड्स हैं ये इसमें आ गए हैं। कैमरा से ऑर्डर कर, आप इसको 2, 4, 5 बार जब रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कैमरा से ऑर्डर कर शीलू ने देव की कार पर ट्रायल का जुगाड़ कर क्रेटा खरीदी। ठीक है, पूरा एक कार 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 वाला ये एक ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक को आप याद करके इसका एक पूरा सीरियल और नाम याद कर सकते हैं। कैमरा से ऑर्डर कर शीलू ने देव की कार पर ट्रायल का जुगाड़ कर क्रेटा खरीदी। अब यहां देखिए, कैमरा से हमारा पहला क्या बन गया, हमारा कैम्ब्रियन। ऑर्डर में, ऑर्डर से क्या बन गया, ऑर्डोविशियन। शीलू से बन गया हमारा शिलूरियन। देव की यानी डेवोनियन। कार मतलब हो गया हमारा कार्बोनिफेरस। पर यानी हमारा हो गया परमियन। ट्रायल का मतलब हो गया TRI, यहां से हमारा निकल के आता है ट्रायसिक। जुगाड़ JU से निकाल के आता है हमारा जुरासिक। एंड क्रेटा, इससे निकल के आता है हमारा क्रेटेशियस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 9 जो एरा हैं, देखिए इनके जो हैं हम इनको फर्दर डिवाइड किया जाएगा इपॉच में, पर हम इनके इपॉच जो हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ स्टडी से इतना रिलेवेंट नहीं है, इसलिए हम इनको इपॉच में ना पढ़ के एज ए यूनिट सिर्फ हम इसके पीरियड्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, इनको ही हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमें इनका ही नाम याद रखना है। इपॉच इनके कोई नहीं पूछने वाला है, ना आता है ना याद रखना है। ठीक है, जो सबसे मॉडर्न जो हमारा पीरियड है टर्शियरी और क्वाटरनरी, हम इनके इपॉच जो हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट इनके इपॉच डिटेल में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कैमरा से ऑर्डर का शीलू ने देव की कार पर ट्रायल का जुगाड़ कर क्रेटा खरीदी। ठीक है, तो ये आपको इसका नाम याद हो गया। अब इसका जो टाइम पीरियड जो हम डिसाइड करते हैं, कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिओलियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। अब इनके टाइम पीरियड डिसाइड करने में आपको इतना डिटेल में
मैं ज़्यादा नाम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेट याद नहीं रखना है, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं रखना है, पर एक प्राइमरी जो है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए 54 करोड़ से हमारा पैलियोजोइक एरा जब स्टार्ट हो रहा है तो पहला पीरियड किससे स्टार्ट होगा? 54 करोड़ से ही, ठीक है। दूसरे की जो हम स्टार्टिंग याद रख के चलते हैं वो है 48.5। अगला आपको याद रखना है वो है 44.4। अगला आपको याद रखना है 41.9। अगला आपको याद रखना है नेक्स्ट 35.9 और नेक्स्ट याद रखना है आपको 29.9। ठीक है, तो अब आप पॉइंट भी याद ना रखें, सीधा याद रखें 54, 48, 44, 41, 35 और 29। इतने करोड़ वर्ष आप याद रख लें स्टार्टिंग। पहले की स्टार्टिंग आपको याद है, अगर आपको स्टार्टिंग याद है तो एंडिंग आपको नेक्स्ट के से अपने आप मिल जाएगी। 54 करोड़, अब आप इसकी एंडिंग बता सकते हैं क्या होगी? 48.5 करोड़। पता चल गया आपको एंडिंग। ऑर्डोविशन 48.5 पे स्टार्टिंग, तो सिल्यूरियन किस पे? 44.4 पे, तो आपको इसकी स्टार्टिंग पता हो गई। 44 पे ये है, डिवोनियन किस पे है? 41.9 पे, तो 41.9 करोड़ हो गई। डिवोनियन 41.9 पे स्टार्ट है, कार्बोनिफेरस 35.9 पे है, तो ये हम हो गए 30.9 करोड़ वर्ष पे। कार्बोनिफेरस 30.9 करोड़ पे है, तो परमियन किस पे हो गया? 29 पे, तो इसकी एंडिंग क्या हो गई? 29.9 करोड़ वर्ष पूर्व। और अब आप पूछेंगे इसका क्या होगा? तो देखिए हमने आपको बताया 25.2 पे इसकी एंडिंग है, ठीक है, तो इसकी एंडिंग क्या हो जाएगी? पैलियोजोइक की एंडिंग 25.2 करोड़। बताइए, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है? 54, 48, 44, 41, 39, 35 एंड 29। याद हो गया? ठीक है, अब मेसोजोइक में आ जाइए। मेसोजोइक हमारा स्टार्ट किससे हो रहा है? 25.2 करोड़ से। तो हमारे पहले पीरियड की स्टार्टिंग क्या होगी? 25.2 करोड़। एक आइडिया चाहिए हमें, रखना नहीं है, एक आइडिया चाहिए। देखो 25.2 करोड़। अब हमको जुरासिक की स्टार्ट जो याद रखनी है वो याद रखनी है 20.1, ठीक है, 20.1। और क्रेटेसस जो हमारा है उसकी है 14.5। आपको अभी दो डेट याद रखनी, दो ही बस ईयर्स याद रखनी पड़ेंगी, 20.1 करोड़ वर्ष पूर्व और 14.5 करोड़। 25.2 से 6.6 तो आप पहले याद कर चुके हैं। तो अब इसकी एंडिंग क्या होगी? जुरासिक स्टार्ट हो रहा है 20.1 में, तो ट्रासिक हो गया 20.1 करोड़। जुरासिक 20.1 पे हो रहा है और ट्रियास हमारा क्रेटेसस हो रहा है 14.5 पे, तो ये इसका हो गया 14.5 करोड़। और क्रेटेसस हमारा 14.5 करोड़ पे स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग हमारे मेसोजोइक की हो रही है 6.6 करोड़ पे, तो ये हो गया हमारा 6.6 करोड़ वर्ष। ये लीजिए, तो आपको अब टाइम का इतना दिक्कत नहीं होगी। मेसोजोइक को हमने क्या बोला था? मध्यजीवी, ठीक है, मिडल लाइफ, मैं आपको बता चुका। ये हमारे पीरियड्स 9 पीरियड्स जो है मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया और आपको टाइम भी बता दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हमारे पास जो आता है सेनोजोइक, जो हमारे पास आता है, अब हम सेनोजोइक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेनोजोइक के लिए मैं आपको ये मेसोजोइक को मिटा देता हूं। आप इनको साथ साथ लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, ठीक है दोस्तों। आप जब लिख रहे हैं तो आपके टेबल में यहाँ से आगे अब आप ऐड करते जाएं। ये जो मैं क्लासिफिकेशन ट्री बना रहा हूँ, इस क्लासिफिकेशन ट्री में आप यहाँ से आगे का इसमें ऐड करते जाएं। अब हम आगे ऐड करेंगे टर्शरी और क्वाटर्नरी को।
ठीक है, तो आगे मैं पूरा सिनोजोइक को ही नए तरीके से लिख देता हूं। तो हमारे फेनेरोजोइक इयॉन के पैलियोजोइक एरा का हम आगे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पैलियोजोइक जो हमारा था वो नियोजोइक जो हमारा था सिनोजोइक। तो सिनोजोइक का जो हम क्लासिफिकेशन आगे करेंगे वो कर रहे हैं हम सिनोजोइक कल्प का, सिनोजोइक एरा का टर्शियरी और क्वाटरनरी में। मैंने आपको बताया ये जो पीरियड हैं इनको क्या बोलते हैं, युग। ठीक है, इसके दो पार्ट किए गए आगे, टर्शियरी के पीरियड ही हैं वो भी, पर इनको बोला गया पेलियोजीन, ठीक है, और नियोजीन। पेलियोजीन और नियोजीन दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया, और क्वाटरनरी जो है उसको आगे डिवाइड नहीं किया गया किसी भी पीरियड में। पीरियड को पीरियड में मतलब पार्ट में नहीं बनाया गया। अब पेलियोजीन जो हमारा पीरियड है इसके भी हमने आगे क्या बनाए हैं, इपॉच। नियोजीन के हमारे के हैं 2 इपॉच, पेलियोजोन के 3 इपॉच और क्वाटरनरी के 2 इपॉच। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम 7 इपॉच को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा पेलियोजीन जो है पीरियड उसके, नियोजीन के और क्वाटरनरी के हम पीरियड्स पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके लिए हम जो लिखना है, मैं आपको इसका डिटेल में इसको लिख देता हूं। इसको बोला है पेलियोसीन, इसको बोला है इयोसीन, उसको बोला है ओलिगोसीन, पेलियोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन। नियोजीन का जो पहला इपॉच जो आता है इसको किस में डिवाइड कर रहे हैं आगे, इपॉच या शक में। ठीक है, नियोजीन के जो इपॉच हैं मियोसीन और प्लायोसीन। मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा आपको। और हमारे क्वाटरनरी जो हैं इसके जो इपॉच हैं वो हैं प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए तो हमारे पैलियोजोइक जो हमारा जो सिनोजोइक जो एरा है, इस सिनोजोइक एरा के 2 पीरियड टर्शियरी और क्वाटरनरी। टर्शियरी के 2 पार्ट, पैलियोजीन पीरियड, नियोजीन पीरियड। पैलियोजीन पीरियड के 3 इपॉच, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लायोसीन नियोजीन के हो गए, और इसके प्लीस्टोसीन और होलोसीन हो गए। अब इसकी आप शॉर्ट ट्रिक जो है वो शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक लिखाता हूं। इसकी शॉर्ट ट्रिक इसकी है पेल, पेल यानी पीला। ठीक है, पेल इयॉन, इयॉन क्या है, एक गाड़ी है। ठीक है, पेल इयॉन इज ऑलिव, ऑलिव क्या होता है, जैतून। ऑलिव मिल, मिल क्या होती है, जहां पे तेल निकाला जाता है।
पेल इयन इज ऑलिव मिल प्लिंथ प्लीज होल्ड। इट। पेल इयन इज ऑलिव मिल प्लिंथ प्लीज होल्ड इट। पीली इयन गाड़ी जो है वो जैतून मिल का स्तंभ है, कृपया इसे संभालें, कृपया इसे होल्ड करें। किसको? स्तंभ को। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। पेल इयन इज ऑलिव मिल प्लीज प्लीज होल्ड। ये किसकी है हमारी ट्रिक? इपॉच याद रखने की। क्या याद रखने की? इपॉच या शक याद रखने की। पेल इयन इज ऑलिव मिल प्लिंथ प्लीज होल्ड इट। ठीक है, अब पेल से आप देखेंगे ये क्या हो गया हमारा पहला पेलियोसिन। इयन ये क्या हो गया? इसके ईओ से क्या निकल के आ गया? इयोसिन। ऑलिव इसके OL से क्या निकल के आ गया? ओलिगोसिन। ठीक है, मिल MI से क्या निकल के आ रहा है? मियोसिन। पांचवा हमारा प्लिंथ के PLI से क्या निकल के आ रहा है हमारा? प्लायोसिन। और प्लीज के PLE से क्या निकल के आ रहा है हमारा? प्लिस्टोसिन। और होल्ड के HO से क्या निकल के आ रहा है हमारा? होलोसिन। तो इंग्लिश में अगर आप याद रखना चाहें तो कह सकते हैं पेल इयन इज ऑलिव मिल प्लिंथ प्लीज होल्ड इट। पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लायोसिन, ठीक है, और प्लिस्टोसिन और होलोसिन। तो ये 7 हमारे इपोच हैं। इन 7 इपोच को आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप हिंदी में इसको याद रखना चाहें तो हिंदी में आप इसकी ट्रिक लिख लीजिए। इनको हिंदी में भी याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनके सबके हिंदी नामकरण भी प्रचलित हैं। इंग्लिश के साथ साथ इनके हिंदी नामकरण भी प्रचलित हैं। तो इसके लिए हिंदी में इसकी जो आप ट्रिक पढ़ेंगे, आप ट्रिक पढ़ लीजिए हिंदी में। हिंदी में इनको नाम याद रखने के लिए मैं आपको बताऊंगा। पुराण पढ़ने में आदित्य ने अधिकतर बार पुराण पढ़ने में आदित्य ने अधिकतर बार अल्प समय में अति महत्वपूर्ण एवं अत्यंत अति महत्वपूर्ण एवं अत्यंत नवीन अभिज्ञान प्राप्त किया। इस लाइन में आपके सारे इपोच छुपे हुए हैं। देखिए, इनके इपोच जो हैं वो टिपिकली ऐसे नाम हैं जो सब एक जैसे से लगते हैं और आप उनमें बड़े कंफ्यूज होने वाले हो। ठीक है, इसलिए मैंने ये ट्रिक हिंदी में बनाई है। पुराण पढ़ने में आदित्य ने अधिकतर बार अल्प समय में अति महत्वपूर्ण एवं अत्यंत नवीन अभिज्ञान प्राप्त किया। अब इससे बताता हूं क्या क्या नाम इनके निकल के आते हैं। सबसे पहले है हमारा पेलियोसिन। इसको बोला गया है दोस्तों पुरानूतन। क्या बोला गया है? पुरानूतन। तो पुरानूतन कहां से निकल के आया? पुराण से। तो ये हमारा पहला इपोच, पहला हमारा शक निकल के आया। दूसरा आता है इयोसिन। इयोसिन आया है हमारा यहां से, आदित्य से। आदित्य में इसको बोला गया है आदि नूतन। क्या बोला गया है? आदि नूतन। इयोसिन इज हमारा आदि नूतन। ठीक है, ओलिगोसिन जो है हमारा, ये कहां से निकल के आया है? अधिकतर से, यानी अधिक। ये जो अधि है ये हमारा तीसरा है। ओलिगोसिन को बोला गया है अधिनूतन। 3 हो गए। पुराण पढ़ने में आदित्य, आदित्य का आदिनूतन, अधिकतर में अधिनूतन, ये सब एक जैसे से नाम है। चौथा हमारा निकल के आता है अल्प समय।
यानी हमारा मियोसीन, इसको बोला गया है दोस्तों अल्प नूतन। क्या बोला गया है? अल्प नूतन। मियोसीन जो हमारा है इसको बोला गया है अल्प नूतन। ठीक है, इसके बाद हमारा ये 4 हो गए, 5 हमारा निकलता है अति महत्वपूर्ण से अति। तो प्लायोसीन जो है इसको बोला गया है अति नूतन। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है क्योंकि बुक्स में आपको ये लिखा मिलेगा, प्लायोसीन, मियोसीन और पेलियोसीन, इयोसीन हिंदी की बुक्स में बहुत ही रेयर होता है, आपको ये मिलेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा टाइम है, तो आपको मैं इसलिए इसकी ट्रिक बता देता हूं, अति महत्वपूर्ण। छठा हमारा निकल के आता है 6 नंबर का अत्यंत नवीन। अत्यंत नवीन हमारा जो है ये है अत्यंत नूतन। क्या है हमारा? प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन अत्यंत नूतन। और जो होलोसीन है वो यहां से निकल के आता है हमारा 7वां, और इसको बोलते हैं अभिनव काल, अभिनव शक। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे पुराण पढ़ने में आदित्य ने अधिकतर बार में अल्प समय में अति महत्वपूर्ण एवं अत्यंत नूतन या नवीन क्या प्राप्त किया? अभिज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा। पुरा, आदि, अधि, अल्प, अति, अत्यंत, अभि, ये हो गए टोटल 7 हमारे इपोज। अब मैं इनको आपको एक बार इनका थोड़ा सा एक टाइम का और ट्रिक बता देता हूं कि आपका इनका टाइम कैसे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो टाइम याद रखने के लिए हमने बताया आपको कि टर्शियरी पीरियड जो है उसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 6.6 करोड़ वर्ष से। ठीक है, सिनोजोइक ईरा। ठीक है, 6.6 करोड़ वर्ष से स्टार्ट होकर के टर्शियरी पीरियड, और हमारा आ रहा है 20 लाख वर्ष पूर्व तक। कैसे आ रहा है? क्योंकि हमारा क्वार्टरनरी जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 20 लाख से। तो दोनों का मैं बता देता हूँ, 20 लाख वर्ष से लेके और आज तक जो है वो हमारा क्वार्टरनरी टाइम चल रहा है। क्वार्टरनरी पीरियड जो हमारा चल रहा है वो 20 लाख वर्ष से स्टार्ट होकर आज तक चल रहा है, और टर्शियरी पीरियड 6.6 करोड़ वर्ष से चल के 20 लाख वर्ष तक हमारा चला है। अब इसमें आगे इनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो टर्शियरी की स्टार्टिंग, पैलियोजोन की स्टार्टिंग, पैलियोजोन की स्टार्टिंग, पैलियोसीन की स्टार्टिंग, एक ही बात है। क्योंकि पैलियोजोन स्टार्ट होगा 6.6 से 6 करोड़ वर्ष से स्टार्ट होगा ये। ठीक है हमारा। और जो हमारा मियोसीन, जो हमारा नियोजीन इपोज जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा हमारा 2.5 से। ठीक है, तो अब 6.6 हम इसमें लेते हैं। तो 6.6 से हमारा आता है, ये पैलियोसीन हमारा स्टार्ट होता है 6.6 करोड़ से, इयोसीन हमारा स्टार्ट होता है 4.58 से। ठीक है, और ओलिगोसीन हमारा स्टार्ट होता है 3.37 से, और हमारा ये स्टार्ट होगा नियोजीन 3.37 करोड़ से। ठीक है, अब ये 6.6 से कहां तक हुआ? 3.37 करोड़ था। ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट याद, ये पैलियोजीन और नियोजीन को अलग से टाइम याद ना रख के आप थोड़ा सा पैलियोसीन का आइडिया रखें कि 6.6 करोड़ से, तो ये कब तक चला? ये 4.58 है, 5.48 है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं, ये थोड़ा सा गलत हो गया हमारी, 4.58 नहीं है, ये है हमारा 5.48 करोड़। ठीक है, और ये हमारा है 3.37 करोड़ तक। ठीक है दोस्तों, तो ये पीरियड आप याद रख लें। ठीक है, और अब इसका स्टार्टिंग जो हमारी होगी 3.37 से ना होकर के ये होगा 2.38 करोड़। ठीक है, तो 6.6 करोड़, इसकी हो जाएगी 5.48 करोड़। आपको बस पहला डेटा याद रखना है, 5.48, ये हो गया 3.37 करोड़, और हमारा ये जो है इसकी एंडिंग हमारी हो रही है 2.38 करोड़ पे,
तो इसका मतलब हमारा ओलिगोसीन हो गया 2.38 करोड़ वर्ष पे। आपको नाम याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आइडिया इसका बस इतना रखें कि ये लगभग 6.6 से 5.48, 5.4 से 3.37, 3.37 से 2.38। आप ज़्यादा ये पॉइंट में भी ना जाएं तो सीधा रखें 6 से लगभग 5.5 करोड़, 5.5 से लगभग 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ से लगभग 2.5 करोड़। ठीक है दोस्तों। और नियोजिन जो है वो 2.38 से हमारा स्टार्ट होकर के 20 लाख वर्ष पे समाप्त हो रहा है। क्या नियोजिन पीरियड। तो हमारा मियोसिन जो आ रहा है वो 2.38 से स्टार्ट होगा और जो हमारा प्लायोसिन स्टार्ट होगा वो होगा दोस्तों 54 लाख से माना जाता है। तो 2.38 से इसको मान लेंगे हम 54 लाख तक, 54 लाख तक। और 2.38 क्या है यहाँ पे करोड़। 2.38 करोड़ से 54 लाख तक हमारा आता है मियोसिन, और 54 लाख से और 20 लाख तक हमारा आता है प्लायोसिन यानी अतिनूतन। और प्लीस्टोसिन हमारा आता है 20 लाख वर्ष पे, क्योंकि हमारा क्वाटरनरी स्टार्ट हो रहा है 20 लाख से। और होलोसिन जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है 10,000 वर्ष पूर्व से और आज तक, क्योंकि हमारा ये सबसे नया वाला क्या है शक, या हम बोलें इसको इपॉच है, सबसे नया इपॉच है जो आज भी चल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा 20 लाख से 10,000 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन किसके हो गया, पूरा हमारा पृथ्वी के जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। मानता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है दोस्तों, बट अब ये मैंने आपको पूरी टेबल, उसकी ट्रिक्स और साथ में आपको जो डिवाइडेशन जो ट्री बनाया है मैंने, उसमें याद रखने की ट्रिक्स के साथ साथ आपको टाइम का भी एक आइडिया दे दिया है। एग्जैक्ट डेट याद नहीं रखना है, बट आपको थोड़ा एक आइडिया रखना है, चाहे वो आप पॉइंट्स में ना रख के पूरे फुल नंबर जो है उसमें याद रखें कि जैसे 6 करोड़ है, 5 करोड़ है, 5.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ है। ये आप थोड़ा सा आइडिया रख लें, क्योंकि हम जब आगे इवोल्यूशन और आगे पढ़ेंगे। अब दोस्तों मैं आपको सारे जो आपने जो भी पढ़ाए हैं उसमें से हम चारों इयॉन्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले 3 इयॉन प्रीकैम्ब्रियन के और चौथा हमारा फेनोरोजोइक। इसके अलावा हम सब जो फेनोरोजोइक इयॉन जो है उसके जितने भी एरा हमने डिवाइड किए हैं पूरे 10 जो हैं उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इन 2 सेनोजोइक जो एरा जो हमने पढ़ा है उसके जो 3 एरा थे हमारे, उसमें जो 10 पीरियड थे उनमें से हमारे ये 2 पीरियड के इपॉच जो हैं, टर्शियरी और क्वार्टरी पीरियड के इपॉच हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधुनिक काल के हैं। तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको इनका हर टाइम में जो भी इवेंट जियोलॉजिकल इवेंट हुए हैं उनका डिटेल में जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप आगे के वीडियो जरूर देखें, आगे के वीडियो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको इसका यूज़ मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों से। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना है या आपको कोई भी मेरे वीडियो को बेटर करने के लिए कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।